सो हेलो एवरीवन। आज है हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स की नेक्स्ट क्लास। और लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कुछ बेसिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी, फील्ड की डेफिनेशन देखी थी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पढ़ा था, और लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। नाउ इस क्लास में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे फ्रेंड्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, और प्लेट्स जो हैं वो हैं हमारे पास में पैरेलल। ठीक है, जो भी प्लेट्स हैं हमारे पास में पैरेलल प्लेट्स हैं। सो नाउ पैरेलल प्लेट्स के लिए हम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ यूज़ होगी। हमारे पास में यूज़ होगा हमारा जो लाप्लास इक्वेशन है। और लाप्लास इक्वेशन का मतलब यही होता है कि अगर चार्ज अगर एनक्लोज नहीं है तो लाप्लास इक्वेशन यूज़ होती है, चार्ज एनक्लोज्ड है तो पॉइजन्स इक्वेशन यूज़ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एनक्लोज स्पेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। ठीक है, तो डेल स्क्वायर जो फाई होता है वो हमारे पास में जीरो होता है। फाई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। वी फाइंड द पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी वी फाइंड द पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी of electric field at any point between the two charge plates having potential phi 1 and phi 2। हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक्स वाई प्लेन पर हमने हमारा प्लेन रखा। ठीक है, प्लेट रखी। ठीक है, ये हमारे पास में तीन एक्सिस है, तीन एक्सिस है हो गई हमारे पास में, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। ठीक है, तो जो प्लेट्स रखी हुई हैं वो कुछ इस फैशन में रखी हुई हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो प्लेट्स हैं वो एक्स वाई प्लेन के अंदर रखी हुई हैं। तो इनकी जो चेंज होगी कोई भी क्वांटिटी, वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, वो चेंज होगी जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस इज चेंजिंग। बाकी एक्स वाई प्लेन में सेम है। कैसे सेम है, इसका पोटेंशियल है फाई 1, इसका पोटेंशियल है फाई 2, ये फाई 2 है। और दोनों के बीच में, प्लेट के जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो हमारे पास में है स्मॉल डी। चलिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका पोटेंशियल और फील्ड। नाउ पॉइजन्स लाप्लास इक्वेशन क्या कहती है, लाप्लास इक्वेशन के हिसाब से डेल स्क्वायर जो फाई होता है वो क्या होता है, जीरो के। नाउ डेल स्क्वायर क्या है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें, क्योंकि ये एक्स वाई जेड प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर फाई हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये करली डेल होगा, डेल स्क्वायर फाई बाय, या आप पूरा डेल भी लगा सकते हैं, डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल चेंज है एक्स और वाई डायरेक्शन में, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा। ये क्या है, फाई 1 है। जैसे ये पूरी सरफेस है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जहाँ पे हर जगह क्या है, पोटेंशियल फाई 1। तो जो प्लेट 1 है उसमें पूरे में पोटेंशियल कितना है, फाई 1। और प्लेट 2 है उसमें प्लेट पूरा पोटेंशियल कितना है, फाई 2। और एक्स वाई डायरेक्शन में ये चेंज नहीं हो रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। सो ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या होंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर डेल फाई बाय डेल एक्स ही अगर हमारे पास में ज़ीरो है, और डेल फाई बाय डेल वाई हमारे पास में ज़ीरो है, तो ये दोनों चीज़ ज़ीरो, तो डबल डेरिवेटिव भी इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो ओनली हमारे पास में बचता है डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो करें, इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करो, तो एक बार इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो हमारे पास में आ जाएगा डेल फाइव बाय डेल जेड। ठीक है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा C1, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, डी फाइव इज इक्वल्स टू C1 डी जेड, अगर दोनों तरफ वापस इंटीग्रेट किया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाइव मिल जाएगा हमारे पास में C1 जेड प्लस C2, क्योंकि इसका भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, C1 जेड प्लस C2 हो जाएगा। नाउ अब क्या देखना है हमको कि z इक्वल्स टू जीरो इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, z इक्वल्स टू जीरो, और सरफेस कौन सी है, फाइव 1 सरफेस है। तो व्हेन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन z इक्वल्स टू व्हेन z इक्वल्स टू जीरो है हमारे पास में, तो जो हमारे पास में फाई की वैल्यू होगी, तो फाई कितना होगा, फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आप फिगर में देख सकते हैं। सो नाउ ये इक्वेशन क्या बन जाती है हमारे पास में,
φ1 इज इक्वल्स टू C1z इक्वल्स टू 0, तो φ1 इक्वल्स टू C2 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल हो गया। नाउ अगर हमको कोई पॉइंट z इक्वल्स टू डी है, z इक्वल्स टू डी, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये फर्स्ट केस हो गया व्हेन z इक्वल्स टू डी, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में डिफरेंस कितना है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ये प्लेट कहाँ पर है, ये प्लेट नीचे वाली प्लेट जो φ1 पोटेंशियल की प्लेट है, φ2 पोटेंशियल की प्लेट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d का। और φ1 प्लेट किस पॉइंट पे है, जीरो पे, मतलब z इक्वल्स टू जीरो पे है। ठीक है, ये z एक्सिस। और ये जो प्लेट है ये कहाँ पे है, z इक्वल्स टू डी पे, क्योंकि d डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो व्हेन z इक्वल्स टू जीरो, फाई इक्वल्स टू फाइव बिकम्स φ2। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो φ2 इज इक्वल्स टू C1d प्लस C2, और C2 क्या है हमारे पास में, C1d प्लस C2 इज φ1 एंड हियर इज φ2। तो हम देख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपॉन d इज इक्वल्स टू C1, हम ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ क्या हमको फाई की वैल्यू पता चल गई, जी हाँ, फाई की वैल्यू हमको पता चल गई, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमको मिल गई। यहाँ पे देख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू आ गई φ2 माइनस φ1 डी। सो नाउ फाई इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 अपॉन डी z प्लस φ1, सिंपल सब्सटीट्यूशन, C2 की वैल्यू φ1 थी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास में सिर्फ के कैप डायरेक्शन में, डेल फाई बाय डेल जेड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है के कैप डायरेक्शन में। ठीक है, सो वी गेट माइनस के कैप इज इक्वल्स टू डेल फाई बाय डेल जेड। अगर इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फाई इज इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 अपॉन डी इंटू जेड प्लस φ1, और इसको मैं डेल फाई बाय डेल जेड करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डेल फाई बाय डेल जेड। तो चलो ये माइनस तो हम लिख देते हैं, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, φ1 माइनस φ2 अपॉन डी, डेल जेड बाय डेल जेड वन हो जाता है, और φ1 का कुछ आएगा नहीं, तो हमारे पास में ये चीज़ आ गई हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कोएक्सियली प्लेस्ड सिलेंडर। देखिए ये टू कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, ये क्या है, कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, कोएक्सियल सिलेंडर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोएक्सियल सिलेंडर्स के लिए जब भी हमको निकालना होगा तो हम कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे, हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपको याद रखना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने चाहिए, इसका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन। ठीक है, यहाँ पे हमको लैप्लासियन की जरूरत है। नौ थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं। थ्योरी ये कहती है, थ्योरी सेज टू एक्चुअली चार्ज सिलेंडर्स एक्सिस इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में इसका एक्सिस है। ठीक है, मतलब पैरेलल है, मतलब हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में। रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर सिलेंडर्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस है ए, बाहर वाले का बी है। वी एंड वी बी आर द पोटेंशियल्स। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितना होगा। नाउ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिटवीन द सिलेंडर्स डिपेंड अपॉन ओनली वेरिएबल रो एंड फाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट। क्यों, बिकॉज फाई एंड जेड क्यों इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, देखिए चेंज हमेशा यहाँ पे रेडियस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है आर होगा। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में नोटेशन ये होता है रो फाई जेड, ऐसा भी कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को, और कुछ कुछ बुक्स में आर फाई जेड भी होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई रो का मतलब कुछ अलग नहीं, जहाँ जहाँ पे भी रो लिखा है तो आप यहाँ पे आर भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम लाप्लास इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1/r डेल बाय डेल आर डेल वी बाय डेल रो। ठीक है, हमको पता है कि लाप्लाशियन ऑपरेटर ही होता है 1/r डेल बाय डेल आर डेल वी बाय डेल रो, आर डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ डेल बाय डेल फाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल जेड, ये क्या आ रहा है, ये जीरो आ रहा है।
ठीक है, इसलिए हमने लाप्लासियन में सिर्फ और सिर्फ आर वाले कोऑर्डिनेट के टर्म्स को लिखा है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? डेल फाइव बाय डेल फाइव और डेल बाय डेल जेड, क्योंकि फाइव और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि फाइव होता है हमारे पास में एंगल, जो सरफेस पे जो एंगल होता है ना, तो ये भी पूरा चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, क्योंकि पूरा सिलेंडर लिया है हमने, कोई पोर्शन नहीं लिया है। ठीक है, और सिमिलरली जो फाइव है वो भी चेंज नहीं हो रहा, सॉरी जेड है वो भी चेंज नहीं हो रहा, जो डिस्टेंस है इसकी वो दोनों सिलेंडर्स की इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सिलेंडर की कितनी है, मान लेते हैं जेड एक्सिस में, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। दो चीज अगर कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आर। आर यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आर था ए, और बड़ा वाला जो आर है वो है हमारे पास में बी, तो चेंज कहाँ आएगा, आर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से, इसको मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन थी 1/r, 1/r डेल बाय डेल आर, 1/r डेल बाय डेल आर, आर डेल बी बाय डेल आर, डेल बाय डेल आर, आर डेल बी बाय डेल आर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कि हमारे पास में ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता, 1/r कैनॉट बी जीरो, तो डेल बाय डेल आर, आर डेल बी बाय डेल आर, यही चीज जीरो होगी। डेल बाय डेल आर, आर डेल बी बाय डेल आर, ये क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है ये किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो आर डेल बी बाय डेल आर को हमने कुछ मान लिया। क्या माना है, हमने माना है आर डेल बी बाय डेल आर को कांस्टेंट ए मान लिया। ठीक है, हमने माना कांस्टेंट ए। चलिए इसके बाद क्या, इसके बाद देखना है, सो डेल वी इज इक्वल्स टू ए डेल आर बाय आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको कांस्टेंट माना, अगर मैंने इसको कांस्टेंट माना ए, सो नाउ आई कैन राइट हेयर एज डेल वी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर डेल आर। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट अगर किया मैंने तो क्या मिल जाता है मेरे को मिल जाता है v इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लॉग बेस आर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखिए, ए लॉग आर प्लस बी, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ज़रूरी है, ए लॉग आर प्लस बी। ठीक है, ये हमको मिल जाता है। अब देखिए कि r जब क्या है, r जब a है तब v क्या है, v है हमारे पास में v है, और r जब b है तब हमारे पास में v कितना है, v है हमारे पास में b। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ से, इन दो इक्वेशंस को लिखें, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, वी ए इज इक्वल्स टू ए लॉग ई ए, ठीक है, प्लस बी, एंड वी बी इज इक्वल्स टू ए लॉग ई स्मॉल बी प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमको ये दो इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ना अगर हम डिफरेंस लेते हैं, अगर हम वी ए माइनस वी बी लिया हमने, तो हमको क्या मिलता है, वी ए माइनस वी बी, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ए लॉग कॉमन आ जाएगा, और ए माइनस बी है, ए लॉग ए माइनस ए लॉग बी, मतलब लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी की आइडेंटिटी, तो लॉग ए अपॉन बी बन गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू हमको मिल जाती है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से ए की वैल्यू मिली है तो हमको v के इक्वेशन में अगर हम लगा देते हैं कि a log r प्लस बी, अगर यहाँ पर हम लगा देंगे ये वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा v इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन लॉग ए बी एज इट इज आ जाएगा, और a माइनस बी हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है हमने, सॉरी, देखिए इससे हमको क्या मिलता है, वी बी, सॉरी, वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी ए लॉग ई ए अपॉन बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू अपॉन लॉग ई ए अपॉन बी।
सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, इसलिए मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज भी थोड़ा सा कोल्ड है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड देखिए, वी ए माइनस वी बी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम डेली प्लान करते हैं कुछ, और तबीयत नहीं हो पाती, साथ नहीं दे पाती, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वी ऑलवेज हैव टू डील विद ऑल दिस। ठीक है, इन छोटी छोटी हर्डल्स को आप एक बहुत बड़ा चैलेंज ना बनाएं, और अपना डेली रूटीन में इनसे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ही अनोइंग होती हैं, या फिर आपको कभी कोई और प्रकार की डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो ठीक है, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, यही हमको सीखना होता है पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। और मतलब होता है कि यार बैड डेज आते ही आते हैं, 30 में से 25 बैड डेज होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन हमको हमेशा अच्छे दिनों का वेट करना चाहिए, और उन अच्छे दिनों को फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट नॉट परफेक्शन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द फुल यूज़ ऑफ वॉट वी हैव राइट इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट में हमारे पास में जो भी चीज़ है ना, उसका फुल पोटेंशियल हमको यूटिलाइज करना चाहिए। जो नहीं हो पाएगा उस वो नहीं ही हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी नोट के साथ हम आगे देखते हैं। जो इक्वेशन ए आई थी, ए की वैल्यू जो आई थी, इस ए की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपली वी की वैल्यू में। सो हम ये देखते हैं, वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी अपॉन लॉग ऑफ ए अपॉन बी। नो प्रॉब्लम, एंड लॉग इज आर प्लस बी। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज लग जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता। इसके बाद में आएगी वी गेट बी, बी की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक है, दस वी इज इक्वल्स टू, सॉरी, बी है यहाँ पर। ठीक है, वी ए इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी लॉग ई ए अपॉन लॉग ई ए अपॉन बी, सेम चीज़। अब वी ए है, ठीक है, अब हमको निकालना है वी ए। जैसे हमने वी की वैल्यू तो निकाल ली यहाँ से, वी की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, यहाँ से वी की वैल्यू में रखा हमने, इस वैल्यू में रखा हमने। ठीक है, अब हमको रखना है वी ए और वी बी में ए की वैल्यू। तो वी ए इज इक्वल्स टू वी ए इज इक्वल्स टू ए लॉग ई अपॉन ए। तो ए की वैल्यू वी ए माइनस वी बी अपॉन लॉग ई ए अपॉन बी, एंड लॉग ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली वी बी कितना हो जाएगा, वी बी हमारे पास में हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ए लॉग ए की जगह वैल्यू, एंड लॉग ऑफ बी प्लस बी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आते हैं हमारे पास में। इन दो इक्वेशंस के बाद में हमको ये देखना है कि यहाँ से हमको b की वैल्यू कितनी मिली, b की वैल्यू मिल गई। कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे वी ए लीजिए या वी बी लीजिए, मैंने दोनों आपको सॉल्व करके बता दी। दोनों इक्वेशंस में से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया तो वी ए इंटू लॉग ई ए अपॉन बी। ठीक है, एंड b की वैल्यू कुल मिला के फाइनली ये वैल्यू आ जाती है, और इस b की वैल्यू को हमको फाइनली किस में डालना है, कैपिटल V की वैल्यू में। ठीक है, जस्ट सब्सटीट्यूशन है। देखिए, मैं आपको यहीं करके बता देता हूँ। हमारे पास में वी ए की जो वैल्यू आई है, वी ए की वैल्यू आई है वी ए माइनस वी बी अपॉन लॉग ऑफ ई ए अपॉन बी, लॉग ऑफ ए। अब ई लगाइए मत लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ई लगाएंगे तो भी लॉग की वही प्रॉपर्टीज लगनी है, ई हटा देंगे तो भी लॉग की वही वैल्यूज लगनी। प्लस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, वी ए लॉग ई ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू वी ए, इसको मैं अगर ब्रैकेट को खोल लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा, वी ए लॉग ई ए माइनस वी बी लॉग ई ए। ठीक है, लॉग ई अंडर मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस बी एज इट इज।
अब यहाँ से देखिए वी ए लॉग ई ए अपॉन बी, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव वी ए लॉग ई है, पॉजिटिव वी ए लॉग ई है, ये दोनों चीज़ें टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। नेगेटिव लॉग वी ए और नेगेटिव, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या मिल जाता है वी बी लॉग ऑफ ई ए, और माइनस इधर एज इट इज़ था वी ए लॉग ई बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू। तो ये हमारे पास में फाइनली किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बी की वैल्यू को हमको फाइनल वी वाली वैल्यू में लिखना है जो हमने डेरिवेशन से निकाली थी, तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल हमको मिल जाएगा ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है और आपको ज़रूर ध्यान रखनी ये चीज़ें। बस फ़र्क यहाँ पे आर का है, आर का फ़र्क है और रो का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ सेम, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं, काफ़ी बार आए हुए हैं लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन के। ये देखिए टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स, एक तो स्फेरिकल शेल्स के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली आ सकता है, कोई मतलब सरप्राइज़ की बात नहीं होगी कि अगर हम नहीं निकाल सकते अगर, तो मतलब हमको सिलेंडर का भी निकालना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए मैं ऑप्टेन पॉइसन इक्वेशन, चार्ज डेंसिटी दे रखी है इतनी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बहुत टफ हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं इससे पीछे जाऊंगा, अगर 2012 से पहले वाले क्वेश्चन, 2011 वाले क्वेश्चन जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, तो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो 2020 का है, ये इसमें सेम है। इसमें क्या है, हमने इसमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए। ये जो 2020 का क्वेश्चन है, इसमें हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करना है। क्या, क्योंकि टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स दे रखा है हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स दे रखे हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना है R1, और इसका बड़े वाले का रेडियस कितना है R2। सेम अगेन डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0। लाप्लास इक्वेशंस निकालनी है, लाप्लास इक्वेशन निकालते ही सेम इसका पोटेंशियल कितना है, अंदर वाले का V1 है, बाहर वाले का V2 है, सेम एग्जैक्टली सेम चीज़। अब डेल स्क्वायर का जो हमको है वही मैंने बताया था, डेल स्क्वायर का हमको याद रखना है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे ही वैल्यू लगाई उसके बाद में फाई की वैल्यू लगाई 0, इसमें देखना है कि क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा। देखिए R1 और R2 चेंज हो रहा है इसमें भी। बाकी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर थीटा और फाई, आर थीटा फाई। इसमें आपको देखना है कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप थीटा और फाई तो सेम ही है आपके लिए, फिर आर ही चेंज हो रहा होगा। इस तरीके से आप इसको डेरिवेशन को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या पोर्शन लेफ्ट हुआ है, बचा हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, ट्राई कीजिएगा। सेम चीज़ है, लाप्लास इक्वेशन लिखनी है, चेंज सिर्फ आर ही हो रहा है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसका जो डेरिवेशन आप निकालेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए अपॉन ए माइनस बी ए बी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ये आएगी। इसलिए प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 2020 का क्वेश्चन है। और डेफिनेटली अगर शेल्स के ऊपर स्फेरिकल स्फेयर्स के ऊपर पूछ सकते हैं तो फिर सिलेंडर के ऊपर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। बाउंड्री कंडीशन हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले पढ़ने वाले हैं फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा काफ़ी दिन से बचा हुआ भी है। फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, आराम से सुनिएगा, ठीक है। नौ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका मतलब क्या है, डाइपोल। पोल का मतलब क्या होता है, पोल मानी मोनोपोल, मतलब कोई पॉइंट, मोनोपोल मीन्स वन सिंगल पॉइंट। अब जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स,
इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा होता है कि मोनोपोल डज एग्जिस्ट, ठीक है। सिंगल चार्ज है जिसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सिंगल एक पॉइंट है और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मोनोपोल, ठीक है। बट इन मैग्नेटोस्टैटिक्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपने सिंगल नॉर्थ पोल इस तरीके से नहीं देखा हो। whenever there is a north pole there has to be some south pole, ठीक है। भले ही वो बहुत पास पास में हो चाहे वो बहुत डिस्टेंस में हो, पर मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते किसमें, मैग्नेट्स में, ठीक है। पर चार्जेस में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डाईपोल्स की। डाईपोल्स का मतलब सिंपली, डाई का मतलब टू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। ये होता है हमारे पास में डाईपोल, जो कुछ लेंथ से सेपरेटेड होता है उसको हम लेंथ को मानते हैं एल, ठीक है। इसको हम सिंपली बोलते हैं डाईपोल। हमको फाइंड करनी है फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाईपोल एट सम पोजीशन। कोई पोजीशन पे हमको, कोई पोजीशन है उस पे हमको क्या करना है, फील्ड निकालनी है डाईपोल की, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाईपोल की। चलिए तो फाइंड करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले डाईपोल का डायग्राम। डाईपोल किस तरीके से बनाना है, देखिए, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाईपोल। डाईपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर प्लस टू माइनस, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है और दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों की डिस्टेंस है Q1, क्यू और क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है, L। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमको एक पॉइंट लेना है सर्टेन डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पे हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो प्लस क्यू चार्ज से हम ले लेते हैं इसको R1 डिस्टेंस पे, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम R1 डिस्टेंस पे, और माइनस क्यू चार्ज से इसको हम ले लेते हैं R2 डिस्टेंस पे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो। अब मैं अगर प्लस क्यू से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, इस परपेंडिकुलर को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अच्छा ये वेक्टर्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वेक्टर्स। तो अगर मैं R1 और R2 को देखूँ और ट्रायंगल लॉ से अगर मैं इतना डिस्टेंस निकालूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है। इतना आप समझते हैं, ये R2 इस पूरी लेंथ में से और ये इतनी लेंथ माइनस हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ आती है, ये तो हमने बना दी डिस्टेंसेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन में है वो किस पोजीशन में है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे। सो वी टेक एंगल बिटवीन द R2 वेक्टर विद द L। ये कितना एंगल ले, ये एंगल लेते हैं हम थीटा, और इसी एंगल थीटा को हम सपोज कर सकते हैं कि ये जो एक एंगल बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत स्मॉल है इसलिए हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो थीटा इक्वल नहीं लगेगा आपको, लेकिन अगर हम डिस्टेंसेस देखें माइनस क्यू और प्लस क्यू की, जो एल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के लिए ये जो एंगल मानेंगे ये भी हम कितना मानेंगे, ये हम मानेंगे थीटा एंगल, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ आती है। नाउ वी ऑफ आर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, वी आर थीटा मतलब किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिस्टेंस पे और एक एंगल पे। माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो डाइपोल है इसका इस पी पॉइंट के ऊपर जितना पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करेगा, दो चीज़ों के ऊपर, एक आर डिस्टेंस और एक थीटा। चलिए तो वी आर थीटा मतलब वी इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, दिस इक्वल्स टू सिंपली के क्यू बाय आर एंड के क्यू बाय आर। ये आपको पता है पोटेंशियल की डेफिनेशन, के क्यू बाय आर वन हो जाएगा, ये के क्यू बाय आर टू हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू लगाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे पहले लेंगे प्लस चार्ज, प्लस चार्ज